वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी टॉपिक सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम सारा थ्योरी सेक्शन जो है पहले उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम अपना टॉपिक नंबर 23 और 24 टॉपिक देखने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल, प्राणियों में पोषण, जो हमको एनसीईआरटी की क्लास 7th में चैप्टर नंबर 1 और 2 में देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे और कल की क्लास में हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो है वो थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा है। जिन बच्चों को प्रॉपर हिंदी में देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकती हैं। सीटेट की पहले भी तैयारी कराई गई है, तो वहाँ पर प्रॉपर हिंदी में ही पहले तैयारी कराई गई थी, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। बिल्कुल यही वीडियोस हैं, लेकिन वो क्या हैं, वो हिंदी में हैं। तो वहाँ भी आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन किस में होंगे, वो हिंदी में होंगे। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वहाँ भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर उनको थोड़ा सा भी कोई डाउट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझने की कोशिश करेंगे अपने टॉपिक। देखिए, अब हम समझेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषक। कैसे जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड जो है वो बनाते हैं या लेते हैं, वो सारा हमें समझना है, जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। देखिए, बहुत से ऑर्गेनिज्म या बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, और यही प्रोसेस जो होता है, जब प्लांट अपना फूड खुद से बना रहा होता है, उसी ही प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और ऐसे प्लांटों को हम क्या बोलते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन खुद, अपना फूड खुद बना रहे हैं। तो ऐसे प्लांट हमारे स्वपोषी होते हैं। याद रखिए, ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। बाकी जो अदर ऑर्गेनिज्म जैसे हम या एनिमल, जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म, हम भी एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म जो रेडीमेड फूड लेते हैं, जो पहले से ही प्लांट ने बना दिया है, तो वो एनिमल जो दूसरे के फूड पर डिपेंडेंट हैं, वो आपके हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं। जैसे कि हम प्लांट के फ्रूट, वेजिटेबल, लीव्स, इन सब पर डिपेंडेंट है। हम रेडीमेड फूड ले रहे हैं, कहाँ से, प्लांट से। तो जो रेडीमेड फूड लेते हैं, खुद से नहीं बनाते, वो एनिमल या ऑर्गेनिज्म आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स के बीच में। अब हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं। देखिए, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव को ही हम किचन भी बोलते हैं या फूड फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि जितने भी सब्सटेंसेस रूट्स के थ्रू या जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वो सब आके लीव्स में जैसे किचन में सारा सामान होता है, सेम ऐसे ही लीव में जाकर सब चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। वहाँ पर जब सन की रेज आती हैं, तो जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पहले से है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके थ्रू ही वो जो खाना होता है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट वहाँ पर करते हैं। उसे ही हम फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा, विच पार्ट ऑफ प्लांट आर नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट या किचन ऑफ द प्लांट। तो याद रखिएगा, वो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं। द सिंथेसाइज, जो संश्लेषण होता है फूड का, जो प्रोसेस होता है बनने का, इन प्लांट अकर इन लीव्स, वो लीव्स के अंदर ही होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल जो हम रूट से लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह हो गई, या रूट से जो जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं सॉइल के, वो प्लांट लेता है ना, और मिनरल्स हो गए, है ना, वो सारे जो चीज़ें, रॉ मटेरियल जो प्लांट ले रहा है रूट्स के थ्रू, वाटर, मिनरल जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव। वो सब जाकर कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वो सब जाकर लीव्स में चले जाते हैं। और लीव्स फिर क्या करती है, उन सब की हेल्प से क्या बनाती है, खाना बनाती है, भोजन का पूरा प्रोसेस वहीं जाकर कंप्लीट हो जाता है। तो रॉ मटेरियल जैसे वाटर, मिनरल जो प्लांट को चाहिए होते हैं, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ पर, लीव्स में, पत्तियों में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है, वो प्लांट के थ्रू, प्लांट के अंदर कैसे आती है, तो वो जो प्लांट के अंदर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो टेकन होती है किससे, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो टिनी पोर्स, जो छिद्र होते हैं लीव्स के अंदर, वहाँ से वो छिद्र क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है उसको वहाँ से लेते हैं। और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल,
और ये जो पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल से सराउंड होते हैं, और यही पोर्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और इस तरह से क्या होता है, जो लीव्स जिनके अंदर पहले से ही ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था ग्रीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक है ना, तो वो जो क्लोरोफिल जो उनके सेल में पहले से ही है वो सन की प्रेजेंस में क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सेल। अब खाना बनाने के लिए जैसे हमारे यहाँ पर एलपीजी गैस चाहिए होती है, सेम ऐसे प्लांट के जो रॉ मटेरियल हैं वो सारे इकट्ठे जाकर लीव्स में हो तो गए, लेकिन अब वो कंप्लीट कैसे होंगे, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देता है, वो एनर्जी सन देता है, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है, वो क्लोरोफिल करता है। तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ पर खाने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो पानी हमने रूट्स से लिया है और जो हमें टिनी पोर स्टोमेटा से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आई है और जो सन के प्रेजेंस में क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ है, उसने एनर्जी को कंज्यूम किया और खाना जो है वहाँ पर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। देखिए जो प्लांट के अंदर जल वगैरह को लेकर आते हैं तो वो होते हैं आपके कौन से टिश्यू, कौन से ऊतक, वो होते हैं आपके जाइलम। लेकिन जो अदर सब्सटेंस, जो अदर पार्ट्स में अदर मिनरल्स, खनिज वगैरह चाहिए, भोजन जो सॉलिड मटेरियल चाहिए होता है प्लांट्स को, वो किसके थ्रू आता है, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट्स होता है प्लांट में, वो कौन से ऊतक हैं, वो कौन से टिश्यू हैं, तो वो आपके होते हैं फ्लूएम। तो याद रखिए जल का ट्रांसपोर्ट प्लांट में कौन कराते हैं, वो जाइलम टिश्यू कराते हैं। लेकिन अदर सब्सटेंसेस जो खनिज हैं, लवण हैं, मिनरल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कौन कराते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट फ्लूएम कराते हैं। तो याद रखिएगा जाइलम और फ्लूएम टिश्यू जो कि हमारे प्लांट में भोजन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ठीक है, अब देखिए जो केमिकल रिएक्शन होती है यहाँ पर, क्योंकि ये केमिकल चेंज है, फोटोसिंथेसिस भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। और यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एयर से ली और जो वाटर उन्होंने सॉइल से लिया, वो दोनों रिएक्ट करेंगे सन की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, सन के प्रकाश में क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया, उसने एनर्जी को कंज्यूम किया और प्रोसेस वहाँ पर शुरू होगा। और वहाँ पर आपका जो खाना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी, उनके लिए खाना है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं। अगर प्लांट के अंदर स्टार्च बन गया है तो समझ लीजिएगा फोटोसिंथेसिस वहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके क्या होते हैं, बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन O2 जो होती है वो फोटोसिंथेसिस में दिन के समय रिलीज होती है। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस खाली दिन के समय होता है, रात के समय फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं करते। दिन के समय दो चीज़ करते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं। लेकिन रात के समय प्लांट खाली रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। और रेस्पिरेशन में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। याद रखिएगा, तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन दिन के समय प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकाल तो रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकालते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होती है। इसलिए दिन के समय हम कहते हैं प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। बाकी रेस्पिरेशन भी करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो खाली दिन के समय में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। बाद में जो प्रोसेस में इसमें कार्बोहाइड्रेट बनी है, जो हमारी शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है फूड के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपका स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। और यही प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ये जो प्रेजेंस होगी स्टार्च की लीव्स के अंदर, मंड की प्रेजेंस होगी हमारी लीव्स के अंदर, यही इंडिकेट करेगी क्या, ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही बताएगी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वहीं से क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट होकर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए जो एल्गी होती हैं, जो शैवाल होते हैं, जो सिलीमी ग्रीन पैचेज इन द पॉन्ड, आपने देखा होगा जो तालाब वगैरह पर ग्रीन ग्रीन करके पैचेज लग जाते हैं, वो भी एल्गी ही होते हैं। याद रखिए जो एल्गी होते हैं, क्योंकि ये भी ग्रीन है, ग्रीन है इनका मतलब इनके अंदर भी क्लोरोफिल है। जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल एनर्जी को कंज्यूम करेगा सन की, और वहाँ पर कहीं ना कहीं खाने की प्रक्रिया होगी। तो ग्रीन जो एल्गी होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, और वो भी फोटोसिंथेसिस
में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन सीटेट में बना है, कथन के रूप में था ये। क्या एल्गी अपना भोजन खुद बनाते हैं? क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं? जी हाँ, ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब ये तो वो प्लांट की बात कर दी मैंने जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। जब क्लोरोफिल नहीं है तो खाना वहाँ पर बन ही नहीं पाएगा। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके पैरासाइट होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जो परपोषी होते हैं। और ऐसे ही प्लांट का एग्जाम्पल है कॉस्कुटा, अमरबेल। ये डायग्राम में आप देखिए, इस पेड़ के ऊपर ये बेल जो है वो लटकी हुई है ना। क्यों? क्योंकि ये जो होस्ट है, ये जो होस्ट यहाँ पर कौन है? ये प्लांट एक होस्ट की तरह है, और ये इससे पोषक तत्व लेगी और फिर अपने अंदर जो भोजन है वो लेगी। तो ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन वो दूसरे प्लांट से अपने पोषक तत्व लेते हैं, वो आपके पैरासाइट होते हैं। और कॉस्कुटा, अमरबेल जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। जिन प्लांटों के ऊपर वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ जाते हैं, वहाँ से वो अपना पोषक तत्व लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। और ऐसे ही प्लांट जो उनके ऊपर क्लाइंब हुए हैं वो आपके क्या होते हैं? वो पैरासाइट होते हैं। और जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब हुए हैं वो प्लांट जो होता है वो आपका होस्ट होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? होस्ट होता है। ठीक है, अब जो ऐसे प्लांट है उनको क्या हम बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। तो हिंदी में, सॉरी, परपोषी तो आपका होस्ट होगा। क्या होगा? होस्ट होगा। पैरासाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परजीवी। ठीक है, ऐसे जो प्लांट, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, क्लियर कर लेते हैं। जिस प्लांट से ये न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है, वो प्लांट तो आपका होस्ट होता है। क्या होता है? होस्ट, परपोषी, जो पहले से ही अपना भोजन खुद बना रहा है। लेकिन जो प्लांट इसके ऊपर चढ़ा है, जो कॉस्कुटा, अमरबेल है, वो क्या है? वो आपका पैरासाइट है, परजीवी है। लेकिन जो होस्ट, जो दूसरा प्लांट था, वो आपका परपोषी था। इस परजीवी में पैरासाइट के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? बेड बग, जो खटमल होते हैं, जो आपकी लीचीज हो गई, जो आपके जू हो गए, कॉस्कुटा हो गए। ठीक है, लाइस तो आपकी जू हो गई है ना। तो ये सारे जो होंगे ये भी आपके क्या हैं? परजीवी ही हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? इनमें खुद तो कुछ होता नहीं है, कुछ देते नहीं है, ये सिर्फ लेते हैं। ये आपकी बॉडी से सारे न्यूट्रिशन ले लेंगे, बदले में कुछ नहीं देंगे। तो ऐसे ही जीव जो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं वो आपके पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। और इनके एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए हैं, बेड बग, लीचीज, कॉस्कुटा, लाइस, ये सारे के सारे पैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, कुछ हमारे जो होते हैं वो कीट भक्षी होते हैं, जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। कीट भक्षी हम उनको बोलते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट। जो पिचर प्लांट होता है वो इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है। तो ऐसे ही प्लांट जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो कीट भक्षी होते हैं, पिचर प्लांट होते हैं। बाकी बहुत डिटेल में इसके बारे में टॉपिक सीरीज में बताया है पिचर प्लांट के बारे में। बाकी आप इतना ही अभी मैराथन सेशन में याद रखिए। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? वो आपके मृत जीवों से लेते हैं। फंगाई ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो मरे सड़े गले चीज़ें होती हैं वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे ईस्ट जो है वो आपकी फंगाई के अंदर आती है। याद रखिएगा, वो मैंने पहले नहीं बताया था आपको, अब यहाँ पर बता देते हैं। जैसे आपका मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। जो अल्कोहल हम बना रहे थे ईस्ट में, जिसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, वो जो ईस्ट थी वो क्या थी? वो फंगाई होती है। याद रखिए, ऐसे ही मशरूम भी फंगाई है। कवक तो इसमें आ ही जाएंगे। तो ये सारे फंगाई होते हैं। ये क्या करते हैं? ये दूसरे मरे हुए जो मर जाते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल्स होते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और इन्हें ही हम सेप्रोटॉप्स कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। देखिए, इसके बाद अब हम समझेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, सहजीवी क्या होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है सीटेट में। देखिए, परजीवी में, पैरासाइट में हमने क्या पढ़ा था कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाली न्यूट्रिशन ले रहा है, बदले में कुछ दे नहीं रहा।
लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन तो लेगा लेकिन बदले में उसको भी कुछ देगा, तो वहाँ पर वो एक रिलेशनशिप बना लेते हैं और उस रिलेशनशिप को ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और ऐसे ही जीव जो एक दूसरे को न्यूट्रिशन देंगे, शेल्टर देंगे और उसको शेयर करेंगे एक दूसरे से, तो वो आपके सहजीवी होते हैं। याद रखिएगा, परजीवी और सहजीवी में यही अंतर है। परजीवी तो खाली न्यूट्रिशन लेते हैं, ये न्यूट्रिशन लेंगे और बदले में कुछ और न्यूट्रिशन या कुछ शेल्टर देंगे, पानी देंगे या कुछ अदर सब्सटेंस उसको देंगे, तो वो आपका एक रिलेशनशिप बना लेते हैं जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है राइजोबियम का। राइजोबियम जो होता है ये प्लांट को नाइट्रोजन देता है क्योंकि वो उसको सॉल्यूबल फॉर्म में सॉइल के साथ कन्वर्ट करा देता है। लेकिन राइजोबियम जो होता है ना, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो वो खाना लेता है कहाँ से, प्लांट से, और बदले में उसको क्या देता है, नाइट्रोजन। तो वहाँ पर एक रिलेशनशिप बन गया ना उनके बीच में, और यही रिलेशनशिप आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, तो वही आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल का उदाहरण दिया है लाइकेन का। देखिए, लाइकेन जो होता है ये भी पार्टनर करता है। लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ कनेक्ट रहते हैं। कौन सा, एक एल्गी होगा और एक आपका फंगी होगा। तो एल्गी जो होगा, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल है तो ये तो खाना बनाएगा, लेकिन जो फंगाई है वो क्या करेगा, वो इसको बहुत से न्यूट्रिशन जो है इस एल्गी को देगा। तो ये जो एल्गी और फंगाई के बीच में रिलेशनशिप बन गया है, यही आपका क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और ये इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो समझ में आया, ये ध्यान रखिएगा। एल्गी यहाँ पर ये इसको ग्रीन फोटोसिंथेसिस की मदद में खाना दे रहा है, और फंगी जो है वो उसको यहाँ पर शेल्टर देगा। ठीक है, तो ये सारा रिलेशनशिप आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाता है। तो इतना ही हमें न्यूट्रिशन इन प्लांट में देखना था। अब हम आगे समझेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, कि प्राणियों में पोषण कैसे होता है, कि कैसे हम फूड को लेते हैं और बाद में वो एक्सक्रीट हो जाता है, वेस्ट मटेरियल की तरह बाहर निकल जाता है। वी टेक फूड थ्रू माउथ, हम अपने माउथ से फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, और फिर बाद में वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देते हैं। अब ये जो फूड है ना, वो पास थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, एक कंटिन्यूस कनाल होती है जहाँ से हमारा फूड जो है पास करता है। और वो कनाल जो है स्टार्ट हो जाती है, बिगिन हो जाती है कहाँ से, हमारी वकल कैविटी, जो हमारा माउथ है वो पूरा क्या कहलाता है, वकल कैविटी कहलाता है, जिसमें आपकी टंग भी आ जाएगी, टीथ भी आ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपका वकल कैविटी से शुरू होता है और एंड होता है कहाँ पर, एनस में, लास्ट में, जहाँ पर आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो पूरी एक कनाल होती है, एक पूरा पाइप होता है, इस तरह से हम समझ सकते हैं, जो आपका वकल कैविटी से शुरू होकर एंड होता है कहाँ पर, एनस पर। और ये जो कैनाल है ये डिवाइड होती है बहुत सारे कंपार्टमेंट में। हम इसको अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन बट ये एक ही कैनाल होती है जो स्टार्ट होती है आपकी वकल कैविटी से, और एनस जिसे हम गुहा बोलते हैं वहाँ जाकर एंड हो जाती है। तो अलग अलग जो कंपार्टमेंट हैं इनका सही सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सीटेट में यही सही सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या आता है कैनाल में। सबसे पहले आता है आपका वकल कैविटी, आपका माउथ, जहाँ से हम फूड को लेते हैं। उसमें आपका स्लाइवरी ग्लैंड होता है, जहाँ से आपका स्लाइवा निकलता है, लार निकलती है, और वो लार क्या करती है, जो हमारे खाने में स्टार्च होता है उसको शुगर, उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देती है। तो सबसे पहले वकल कैविटी आता है, फिर आपका फूड पाइप आता है, इसोफेगस आता है। ये क्या करता है, जो हमारा भोजन है जो हमने चबा लिया है उसको इस पाइप के थ्रू लेकर जाता है और कहाँ पहुँचा देता है, थर्ड नंबर पर हमारे आमाशय, हमारे स्टमक में पहुँचा देता है। हमारे स्टमक में जो है प्रोटीन वगैरह का सिंथेसाइज जो है वो बिगिन हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता, शुरू हो जाता है लेकिन, और ये ख़त्म जाकर कहाँ होता है, सारे जो कंपोनेंट हैं, फैट है, प्रोटीन है, ये सारे जाकर कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट हो जाते हैं कहाँ पर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। और उसके बाद छोटी आंत क्या कर देती है, वहाँ से जो कंपोनेंट से इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड है उन सब को हमारे ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र कर देती है, जो हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन को चाहिए होते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। ठीक है, और उसके लास्ट में बाद में आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ से भी कुछ अगर और भी पोषक तत्व रह गए हैं
वो वहाँ से निकलेंगे। पानी जो है, पानी जो अलग होता है यूरिन से, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा और बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो आपके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो पूरी इस तरह से ये कैनाल डिवाइड होती है, जो शुरू होती है आपकी वोकल कैविटी से, फिर फूड पाइप, इसोफेगस, फिर आपका स्टमक आता है, फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर आपका एनस। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं माउथ की बात करूं, वोकल कैविटी की बात करूं, तो सबसे पहले आती है हमारे टीथ, जो हमारे खानों को चबाते हैं। तो जो नंबर ऑफ मिल्क टीथ होते हैं एक बच्चे में वो 20 होते हैं, लेकिन जो हम एडल्ट हैं, हम में जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो कितने होते हैं? वो 32 होते हैं। और ये बात आपको याद रखनी है, जिसमें हमारे 4 इंसीजर होते हैं, 8 कैनाइन होते हैं, 8 प्रीमोलर होते हैं और 12 मोलर होते हैं। और इनका सिक्वेंस भी पूछा था सीटेट में, तो याद रखिए सबसे पहले आपके इंसीजर आते हैं, आगे वाले 2 दांत जो काटने में मदद करते हैं, 2 दांत ऊपर के और 2 दांत नीचे के, तो कुल मिलाकर 4 इंसीजर होते हैं, 4 कृंतक, हिंदी में क्या बोलते हैं? कृंतक। तो सबसे पहले हमारे इंसीजर आते हैं, सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आएंगे? इंसीजर आएंगे, कृंतक आएंगे। उसके बाद हमारे 8 कैनाइन होते हैं, 2 आगे वाले दांत के बाद जो हमारे 2 इधर वाले ये दांत और 2 इधर वाले ये दांत, तो 2 ऊपर, 4 नीचे। तो हमारे 8 जो होते हैं वो आपके रदनक होते हैं, क्या होते हैं? कैनाइन होते हैं। याद रखिएगा, 2 ऊपर इधर की तरफ, 2 ऊपर उधर की तरफ, तो 4 ऊपर, ये देखिए ये 2 और इधर वाले ये 2, और इसी में वो नोकीला वाला दांत भी आ जाता है जो हमारे कैनाइन के अंदर होता है, रदनक के अंदर होता है। तो पहले कृंतक आते हैं, फिर आपके रदनक आते हैं, और कितने कैनाइन होते हैं हमारे? 8 कैनाइन होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद हमारे प्रीमोलर आते हैं, प्रीमोलर भी कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं, ठीक है। तो 8 मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, ये देखिए 2 और ये वाले 2, ये क्या है? ये आपके प्रीमोलर हैं। तो 4 ऊपर वाले, 4 नीचे, तो कुल मिलाकर 8 प्रीमोलर होते हैं, जिनको हम अग्रचवर्णक बोलते हैं हिंदी में। और उसके बाद हमारे 12 मोलर होते हैं, पीछे वाले दांत, 3 पीछे ऊपर, इधर भी 3 पीछे, तो कुल मिलाकर 6 ऊपर की तरफ, 6 नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमारे 12 जो होते हैं वो चवर्णक होते हैं, मोलर होते हैं। तो ये पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। 4 तो हमारे इंसीजर हैं, 8 कैनाइन हैं, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर। 4 8 8 12 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सीक्वेंस है। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है एक तो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। देखिए इसके बाद हमें समझना है कि जो डाइजेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इंजेशन होता है, इंजेशन मतलब हम फूड को लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, उसके बाद उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, मतलब जो उसमें से इम्पॉर्टेंट तत्व हैं, अमीनो एसिड वगैरह, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल की तरफ को जाते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है, जिसमें क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट तत्व ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहे हैं वो जाकर हमारे अलग अलग ऑर्गन में चले जाते हैं, जो वहाँ पर अलग अलग फंक्शन करते हैं। और बाद में जो वेस्ट मटेरियल है, इजेशन में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो ये पांचों प्रोसेस हमारे पूरे डाइजेशन में चलते हैं, और इनका सही सीक्वेंस पता होना चाहिए। बिल्कुल सेम इसी तरह से ये सीटेट में पूछा गया था। पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन, स्वांगीकरण होता है, और बाद में आपका एक्सक्रीशन होता है, जिसे हम इजेशन बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा इनको समझेंगे भी अभी, लेकिन आपको पहले ये प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा माउथ होता है उसमें स्लाइवरी ग्लैंड होती है, वकल कैविटी में अभी हमने पीछे देखा था। और ये जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है ना, ये सीक्रेट करता है एक जूस, जिसे हम बोलते हैं स्लाइवा। और ये स्लाइवा क्या कर देता है, हमारा जो स्टार्च होता है भोजन में उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका टेस्ट पता कैसे चला, देखिए 2 नलियाँ ली, एक नली में तो उबले हुए चावल, और एक नली के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमने चावल चबा लिए हैं उनको डाला गया। और जब आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ इनको टेस्ट करा गया तो देखा गया कि जो इधर वाले जो उबले हुए चावल थे उसका कलर तो हमारा पर्पल हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये वाले चावल हैं जो चबा लिए हैं उनका कलर पर्पल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्च है ही नहीं। स्टार्च किस में बदल गई, शुगर में बदल गई। किसकी वजह से? स्लाइवा की वजह से। लेकिन उबला हुआ चावल क्या है, उसमें अभी स्टार्च है जिसको हमने चबाया नहीं है, और वो अभी कार्बोहाइड्रेट शुगर में नहीं कन्वर्ट हुई, ठीक है।
तो याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सलाइवा कन्वर्ट कर देता है किसको, जो हमारे भोजन के अंदर मंड होती है, स्टार्च होती है, उसको किस में, कार्बोहाइड्रेट, शुगर में। अब उसके अलावा जो हमारी जीभ होती है उसके थ्रू हमें टेस्ट का पता चलता है, क्यों, क्योंकि हमारी जो टंग है उसमें टेस्ट बड होते हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो हमारे अलग अलग टेस्टों को बताती हैं। जैसे 4 कॉमन टेस्ट होते हैं हमारे, स्वीट, मीठा, सॉल्टी, नमका, सॉर माने आपका खट्टा हो गया, बिटर माने आपका कड़वा हो गया। और ये सब आप किसकी वजह से फील कर पाते हैं, टेस्ट बड, स्वाद कलिकाएं जो हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होती हैं उनकी वजह से आप ये कर पाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको टंग और माउथ में याद रखनी है। अब आता है स्टमक, पहले आएगा इसोफेगस। इसोफेगस से क्या होगा, जो आपने खाना चबाया है वो संकुचन करते हुए, वो पाइप जो होता है इसोफेगस, वो ऊपर नीचे होगा, पहले अंदर आएगा फिर बाहर होगा, ताकि जो फूड है वो नीचे की तरफ को आसानी से खिसक जाए, और खिसकते खिसकते फूड आके कहाँ तक आता है, आपके स्टमक तक आता है। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो हमारा स्टमक है, अमाशय है, उसकी जो इनर लाइनिंग है वो सीक्रेट करती है क्या, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जिसे हम जठर ग्रंथि जो बोलते हैं, और वो वहाँ पर निकालती है क्या, जठर रस। ठीक है, तो याद रखिए इनर लाइनिंग जो स्टमक की होती है वो क्या सीक्रेट करती है, वो म्यूकस निकालती है, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी वहाँ पर निकलते हैं। ये जो म्यूकस होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारी लाइनिंग ऑफ स्टमक की, स्टोमेटा याद आ रहा है, स्टमक की, जो हमारी स्टमक होता है, जो हमारा आमाशय होता है, उसकी जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, ये म्यूकस। ठीक है, याद रखिए म्यूकस जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे भोजन के साथ, हमारे फूड के साथ हमारे अंदर शरीर के एंटर कर जाते हैं, उनको किल कर देते हैं, उनको मार देता है। याद रखिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और उसको कैसा बना देता है, वो हमारे स्टमक में जो फूड है उसके मीडियम को कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है। और जो डाइजेस्टिव जूसेस भी एक्सक्रीट हो रहे थे वो ब्रेक डाउन करेंगे द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, जो प्रोटीन है उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करना शुरू कर देते हैं आपके डाइजेस्टिव जूसेस। तो इतना ही काम आपके स्टमक में होता है। उसके बाद स्टमक से आपका जो भोजन है वो कहाँ जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है। और ये एक हाईली क्वाइल्ड मतलब मुड़ी तुड़ी, मुड़ी मुड़ी सी होती है, और ये अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, ये लंबी होती है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है लेकिन पतली होती है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो मोटी होती है पर छोटी होती है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये रिसीव करती है सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। जो हमारा लीवर है, लीवर क्या होता है, हमारी याद रखना ये ग्रंथि है, और लीवर जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए और सीटेट में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो जो हमारी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर की, वो लीवर ही है। और लीवर कुछ जूसेस को निकालता है, जैसे पित्त को निकालता है, जो पित्त होता है वो पित्त, जो बाइल होता है वो पित्त को कौन सीक्रेट करता है, वो लीवर करता है। और वो जो पित्त है वो टेम्पररी जाकर आपके पित्ताशय, गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और वहाँ से वो जो पित्त होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और ये जो पित्त होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, रिसीव करती है क्या, जो कुछ सब्सटेंस सीक्रेट हुए हैं, कहाँ से, लीवर से और पैनक्रियाज से, अग्नाशय से। पैनक्रियाज जहाँ पर इंसुलिन निकलता है, याद रखिए डायबिटीज़ को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन कहाँ से निकलता है, ये भी हमारी ग्रंथि है, ग्लैंड है, कौन सा, पैनक्रियाज। ठीक है, बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, ये कुछ जूसेस को तो रिसीव करता है लेकिन साथ में कुछ जूसेस अपने आप भी निकालता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बता भी दिया है, जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। वो बाइल को सीक्रेट करता है, पित्तरस को सीक्रेट करता है, और जो जाकर टेम्परेरी रूप से स्टोर हो जाता है कहाँ पर, गैल ब्लैडर में, पित्ताशय में। और वहाँ से ये रस जो है, पित्तरस जो है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फैट को डाइजेस्ट कराता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये पूरा याद रखिएगा। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है जो पित्तरस को निकाल रहा है, जो जाकर स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, और वहाँ से टेम्परेरी रूप से गैल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है, और वहाँ से जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में।
और वहाँ पर हमारे फैट जो बसा होते हैं उनका डाइजेशन करता है। बाकी जो पैनक्रियाज से जूस निकलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उनको चेंज कर देते हैं किसमें, सिंपल सब्सटेंस से। और पैनक्रियाज से हमारा हार्मोन भी निकलता है इंसुलिन, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल भी करता है। और कुछ जूसेस निकलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अभी पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हुए हैं उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है जो डाइजेस्ट हो रहा है वो जाकर रीच करता है कहाँ, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहाँ पर जो इंटेस्टाइन के जो जूसेस खुद से निकल रहे हैं वो उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं और पूरा डाइजेशन वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जितने भी अदर सब्सटेंस, जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे वहाँ पर फुली रूप से डाइजेस्टेड हो जाते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और वहाँ पर जो इंटेस्टाइन के हमारे जूस हैं वो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं और सारे कंपोनेंट आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो आपका ब्रेक हो जाता है सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज, फैट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में बदल जाता है। अब ये जो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये सब अब जो हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाएंगे, और जब ये डाइजेस्टेड फूड जो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, ग्लूकोज में, फैटी एसिड में, अमीनो एसिड में, ये पास होते हैं हमारी ब्लड वेसल में अंदर जाते हैं। और जब ये हमारी ब्लड वेसल में जा रहे होते हैं कहाँ से, हमारी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहाँ से जब ये हमारी ब्लड वेसल्स में जा रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। याद करिए, सबसे पहले मैंने बताया था इंजेशन होता है, इंजेशन में हम खाने को लेते हैं, फिर डाइजेशन होता है, और थर्ड नंबर पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। तो ये अवशोषण यही होता है, जो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड हैं ये हमारे ब्लड वेसल में जब जा रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से तो वही प्रोसेस आपका अवशोषण है। अब देखिए जाते कैसे हैं, हमारी होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वाली नीचे वाली वॉल होती है उसमें क्या होता है, थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जिनको हम विली बोलते हैं, दीर्घरोम बोलते हैं, कुछ इस तरह से फिंगर की तरह इस तरह से आउटग्रोथ होती हैं, इनको हम विली बोलते हैं, दीर्घरोम बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट में 2 बार इससे क्वेश्चन आया है। थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ क्या कहलाते हैं, दीर्घरोम कहलाते हैं, विली कहलाते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। यहाँ पर जो विली है, ये जो ईच विली है इसके अंदर क्या होते हैं, थिन नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल होती है, सरफेस है एक तो ये, ठीक है। इस सरफेस पर यहाँ पर नलियों के गुच्छे होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो दीर्घरोम है इनकी जो नेटवर्क, इनमें क्या होता है, इनमें स्मॉल ब्लड वेसल्स के क्या होंगे, थिन नेटवर्क होंगे, और वहाँ से ही जो होती हैं अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह आपके जो हैं ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। तो दीर्घरोम में ही क्या होता है, वेसल्स के गुच्छे होते हैं, और उन ब्लड वेसल में ही क्या होते हैं, आपके फैटी एसिड वगैरह आते हैं, और वहाँ से वो आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में फर्दर आगे जाएंगे। लेकिन जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल में जा रहे हैं तो वो आपका अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि वहाँ से अमीनो एसिड किसने करे, ब्लड वेसल ने वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए, विली के थ्रू वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो गए। तो विली जो है, द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, विली ने उसको एब्जॉर्ब करा और विली ने फर्दर उसको कहाँ भेज दिया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया। अब होगा क्या, ये जो अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब जो हमारे ट्रांसफ़र हो गए हैं ब्लड वेसल्स में, फर्दर ये आगे जाके कहाँ जाते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन में जाते हैं, और वहाँ पर जाकर जिसको जो फंक्शन करना होता है वो इनके थ्रू वो फंक्शन करते हैं। और जब ये हमारे डिफरेंट सब्सटेंस में, जब डिफरेंट ऑर्गन के अंदर जब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जो फैटी एसिड हैं, अमीनो एसिड हैं, ये ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो ये प्रोसेस ही आपका क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। याद रखिए, अवशोषण में तो क्या हो रहा है, विली ने उसको एब्जॉर्ब करा और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाल दिया। उसके बाद जब वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ब्लड वेसल्स की सहायता से हमारे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में, तो वो प्रोसेस आपका क्या होता है, स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है। और सबसे लास्ट में अब क्या होगा, इजेशन होगा, निष्कासन होगा, और वो कहाँ होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। ये वाइडर होती है, ये चौड़ी होती है, लेकिन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से।
इसकी जो लेंथ होती है ना अबाउट 1.5 मीटर होती है। ये क्या करती है, इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन आपका डाइजेशन का भाग नहीं है, डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में अब कुछ नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा। तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वहाँ से भी जो सॉल्ट वगैरह है निकलने हैं, यूरिन वगैरह जो निकलता है वहाँ से जो होता है वो वहीं पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है, और वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड से जो वाटर है और जो सॉल्ट हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, तो यूरिन में चले जाते हैं और वाटर अलग हो जाता है, ठीक है। द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे रेक्टम से पास होता हुआ हमारे एनस के थ्रू होता हुआ बाहर निकल जाता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है, निष्कासन कहलाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डाइजेशन। इसके बाद छोटा सा पॉइंट जो याद रखना है एनिमल के पर्पज से, वो ये है कि रूमिनेंट क्या होते हैं, रोमनथी क्या होती हैं। द ग्रेजिंग एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, डियर, भैंस, घोड़ा, घोड़ा, काऊ, बफेलो, ये सब जो होते हैं ये रोमनथी होते हैं, रूमिनेंट होते हैं। हाथी नहीं आएगा यहाँ पर, काऊ, बफेलो, डियर ये ग्रेजिंग एनिमल है जो घास वगैरह को चरते हैं। तो जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा वो अपने खाने को बाद में चबाते हैं, तो यही आपके रोमनथी होते हैं, रूमिनेंट होते हैं। दे क्विकली इंजेस्ट एंड स्वेलो देयर लीफी फूड। इसके बाद छोटा सा पॉइंट जो याद रखना है एनिमल के पर्पज से, वो ये है कि रूमिनेंट क्या होते हैं, रोमनथी क्या होते हैं। द ग्रेजिंग एनिमल जैसे काऊ, बफेलो, डियर, भैंस, घोड़ा, घोड़ा, काऊ, बफेलो, ये सब जो होते हैं ये रोमनथी होते हैं, रूमिनेंट होते हैं। हाथी नहीं आएगा यहाँ पर, काऊ, बफेलो, डियर ये ग्रेजिंग एनिमल है जो घास वगैरह को चरते हैं। तो जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा वो अपने खाने को बाद में चबाते हैं, तो यही आपके रोमनथी होते हैं, रूमिनेंट होते हैं। दे क्विकली इंजेस्ट एंड स्वेलो देयर लीफी फूड। देखिए इसके बाद इसमें एक छोटा सा पॉइंट है वो और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है कि रोमनथी, रूमिनेंट क्या होते हैं। जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं जो घास वगैरह को चरते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, भैंस हो गई, डियर हो गया, हिरन हो गया, ये सारे रूमिनेंट होते हैं, रोमनथी होते हैं। ये क्या करते हैं, दे क्विकली इंजेस्ट स्वेलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर इन देयर रूमन। ये अपने स्टमक के, इनका जो स्टमक होता है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है, तो ये अपने स्टमक जहाँ रूमन होता है उस वाले पार्ट में ये जो थोड़ा सा भोजन उसको क्विकली इंजेस्ट करते हैं, जल्दी से उस भोजन को अपने अंदर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं, ठीक है। और कहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, अपने रूमन, अपने पेट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और बाद में उस फूड को वापस लाते हैं अपने माउथ में और फिर च्यू करते हैं उसको पीसफुली। जैसे आपने देखा होगा भैंस वगैरह, गाय वगैरह बाद में खाने को चबाते रहते हैं, तो वो ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले भोजन को क्विकली इंजेस्ट कर देंगे, उसको स्वेलो कर लेंगे अपने रूमन के अंदर, है ना। और वो जो खाना होता है वो कड कहलाता है, क्या कहलाता है, कड, उसको वहाँ पर स्टोर करते हैं और फिर बाद में वो वापस लाते हैं उस फूड को, ठीक है, अपने माउथ में, और फिर उसको च्यू करते हैं पीसफुली। तो वो आपके रूमिनेंट होते हैं, रोमनथी होते हैं, तो याद रखिएगा। उसके अलावा जो अमीबा होता है वो इंजेस्ट करता है अपने फूड को विद द हेल्प ऑफ इस फॉल्स फीट कॉल्ड सूडोपोडिया। ये तो मैंने दिखा दिया था, पहले भी बता दिया था। द फूड इज डाइजेस्ट इन द फूड वैक्यूल्स। इसका जो फूड है वो डाइजेस्ट कहाँ पर होता है, वो फूड वैक्यूल्स में होता है, जिसे हम खाद्य घानी बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट, रूमिनेंट और ये खाद्य घानी वाला पॉइंट, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। अमीबा जो है इंजेस्ट करता है फूड को फॉल्स फीट सूडोपोडिया के थ्रू, और इसका जो फूड है वो डाइजेस्ट कहाँ होता है, फूड वैक्यूल्स में, खाद्य धानी में। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, और ये जो सीटेट में क्वेश्चन आया है वहाँ से ये समझ में भी आ जाएगा। देखिए कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है, अपने स्टमक को अपने माउथ से बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थों को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है। जहां आहार धीरे धीरे पचता है, उस जंतु का नाम बताना है हमें, उस एनिमल का नाम बताना है। एक एनिमल है जो अपने स्टमक को बाहर निकालता है सॉफ्ट मटेरियल को खाने के लिए, अपनी हार्ड शेल को खोलता है, और एक बार जब उनको निगल लेता है तो उसके बाद जो उसका पेट है वो फिर से वापस अंदर चला जाता है। तो हमें बताना है ये कौन सा एनिमल है। तो याद रखिए ये आपकी स्टार फिश होती है, तारा मछली होती है। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में अलग से बताया भी गया है, और ये क्वेश्चन भी बना है सीटेट में। तो ये फिर
तो इस तरह से ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल। और मुझे लगता है ये दोनों टॉपिक अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल की क्लास में हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे और बहुत ही जल्दी अब आपका जो थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने लगभग 6, 7, 8 में ज़्यादातर टॉपिक जो हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो कवर अप कर लिए हैं और बाकी टॉपिक भी हम जल्दी से कवर अप कर लेंगे। कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है सीटेट बहुत जल्दी अब आने वाला है। और जैसे ही अभी यूपी टेट हो जाएगा ना, तो एक एक दिन में 2 2 क्लासेस आ जाएंगी आपके लिए सीटेट की। प्रैक्टिस सेट अलग से आ जाएंगे और थ्योरी सेक्शन अलग से चलता रहेगा। तो पूरी जिम्मेदारी जो मैंने ली है वो मैं पूरा करवाऊंगी। सभी की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, पेडागोजी भी हम करेंगे, तो कोई भी किसी भी चीज़ को लेके परेशान नहीं होगा। बस चैनल से जुड़े रहना है, वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है और बस अपना पढ़ते रहें। चलिए फिर।